बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्पटन इफ़ेक्ट। और आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। इसके अलावा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, MCQs भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है बच्चों, टॉपिक कोई मुश्किल नहीं है, आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। ठीक है। अच्छा बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर, जिसमें इससे पहले हमने डिस्कस किया फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्पटन इफ़ेक्ट को। ठीक है। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूं कि जिनकी बेस के ऊपर आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है। जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वांटम थ्योरी की। ठीक है। अब बच्चों, क्वांटम थ्योरी आपको याद होगा, क्वांटम थ्योरी के मुताबिक किसी भी बॉडी से निकलने वाली जो रेडिएशन है या जो एनर्जी है या उसमें जो एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी है वो कंटिन्यूसली एमिट या एब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में एमिट या एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, बात समझ आ गई। ये किसी भी बॉडी से जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है वो कंटिन्यूसली एमिट या एब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की सूरत में एमिट या एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। इस एक एनर्जी के पैकेट को नाम दिया गया था क्वांटा का। राइट। अच्छा, फिर बाद में आए आइंस्टाइन, उन्होंने इसी आइडिया को मज़ीद एक्सटेंड किया और इस क्वांटा को नाम दे दिया फोटान का। ठीक है। अच्छा, और उन्होंने बताया कि इस फोटान की जो एनर्जी है वो इसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी का एक डायरेक्ट रिलेशन है। इसके अलावा अगर आप इस फोटान की एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला भी दिया, E=hf का। ठीक है। मजीद आइंस्टाइन ने यह कहा कि ये जो फोटॉन है ना, इसकी पार्टिकल नेचर भी है, ये एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है, और उन्होंने बताया कि इस पार्टिकल का बाकायदा मोमेंटम भी होता है। और उस मोमेंटम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? P=hf/c के फार्मूले से। P=hf/c, ये उसका मोमेंटम था। ठीक है। और उसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है, यानी c के बराबर होती है। बात समझ आ गई। अब ये जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये आपने याद रखने, इनका इस्तेमाल करते हुए हम कॉम्पटन इफेक्ट को सीखेंगे। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं जी कॉम्पटन इफेक्ट की तरफ कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है। बच्चों, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्थर होली कॉम्पटन। ठीक है। उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया उन्होंने एक ग्रेफाइट टारगेट लिया। ग्रेफाइट मटेरियल ले लें आप। ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, एक्सरेज ली जिनकी कुछ खास वेवलेंथ थी, उसको लैम्डा से मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया। ठीक है। अब इन एक्सरेज को इंसिडेंट किया कॉम्पटन ने एक ग्रेफाइट टारगेट के ऊपर। ठीक है। और उसमें से ना ये जो एक्सरेज थी वो स्कैटर होके आई ऐसे। अब ये जो थी ये इंसिडेंट है। ठीक है, इंसिडेंट एक्सरेज, ये ग्रेफाइट टारगेट है। अब इसमें से एक्सरेज जो है वो तमाम डायरेक्शन के अंदर स्कैटर हुई, कुछ इधर गई, कुछ इधर गई, कुछ इधर वापस आई, कुछ इस तरफ गई, कुछ इस तरफ, तमाम डायरेक्शन के अंदर जो है वो ऐसे स्कैटर हो गई। ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डिटेक्टर लिया। ठीक है। और उस डिटेक्टर की हेल्प से ना इसको, इन रेडिएशन को जो आ रही थी इस बॉडी से स्कैटर होने के बाद, उनको डिटेक्ट किया। अब ये ऐसा डिटेक्टर है कि जो कि आने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ को भी बता सकता है। ठीक है। अब कॉम्पटन ने ये ऑब्जर्व किया कि जो रेडिएशन यहां से स्कैटर होके आई है ना, उनकी वेवलेंथ और जो रेडिएशन मैंने इसके ऊपर ऐसे इंसिडेंट की थी उनकी वेवलेंथ में फर्क आ गया है। और वो फर्क क्या था? वो फर्क ये था कि जो रेडिएशन किसी एंगल थीटा के ऊपर यहां से स्कैटर होके आके इस डिटेक्टर में आई, उनकी वेवलेंथ इंक्रीज हो चुकी थी इस इंसिडेंट के मुकाबले में। ठीक है। अब ये जो यहाँ पे वेवलेंथ में चेंज आया ना, ये स्कैटर्ड जो एक्सरे है और जो इंसिडेंट एक्सरे है, ठीक है, इन दोनों की वेवलेंथ में जो चेंज आया ना, इसी को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं, इसी साइंटिस्ट के नाम पे।
ठीक है। तो पेपर में जब आप लिखेंगे तो पहली हेडिंग लगाएंगे इसकी डेफिनेशन की कॉम्पटन इफेक्ट की, और आसान तरीन इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे, द फिनोमिना ऑफ द इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ एन एक्स रेज आफ्टर कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। अब यहाँ पर मैंने बात की है कार्बन की या ग्रेफाइट के टारगेट की, लेकिन डेफिनेशन में तो हमने इलेक्ट्रॉन लिखा है। ये क्या माजरा है बच्चों? असल में क्या है, ग्रेफाइट मटेरियल एटम से ही बना होगा ना, और एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब ये जो एक्स रेज जाके उस इलेक्ट्रॉन से टकराई ना, उसके बाद स्कैटर हुई, ठीक है। तो स्कैटर होने के बाद इनकी वेवलेंथ में चेंज आ गया, राइट। ये उस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो फिर से सुनिए, द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज इन वेवलेंथ, ऐसा फिनोमिना जिसमें वेवलेंथ में इंक्रीज आ जाता है। किसकी वेवलेंथ में इंक्रीज आ जाता है? एक्स रेज की वेवलेंथ में इंक्रीज आ जाता है। कब? आफ्टर कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद। एक ऐसा फिनोमिना जिसमें एक्स रेज की वेवलेंथ में इजाफा हो जाता है, इंक्रीज आ जाता है इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद, ऐसे फिनोमिना को नाम दिया गया कॉम्पटन इफेक्ट का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा ये कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, एक्स रेज इंसिडेंट की गई एक टारगेट के ऊपर, उनकी एक खास वेवलेंथ लैम्डा थी, वहाँ से स्कैटर्ड होकर तमाम डायरेक्शन में गई। किसी एक डायरेक्शन के ऊपर हमने डिटेक्टर रख के उसको डिटेक्ट किया, उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट की, और हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो एक्स रेज यहाँ से स्कैटर्ड होकर आई हैं उनकी वेवलेंथ इसके मुकाबले में ज़्यादा है। अब ये जो चेंज इन वेवलेंथ आया, ठीक है, इससे स्कैटर होने के बाद, इसको कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि कॉम्पटन ने इसको ऑब्जर्व किया था, उसी के नाम से हम इसको कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है बच्चों। सेकंड हेडिंग लगाएंगे आप इसके जो एक्सपेरिमेंट है कॉम्पटन का उसको, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले डिटेल से बता देता हूँ, फिर उसके बाद ये पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं, उनको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हुआ क्या था भाई, ये एक्सरेज ले गई, ये ऐसा ऑपरेटर है जिससे एक्सरेज प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है। इनकी वेवलेंथ लैम्डा थी, बता चुका हूँ। यहाँ पे 2 स्लिट्स रखेंगी ताकि एक ही डायरेक्शन में एक्सरेज यहाँ से यूँ जा सकें, ठीक है। उसके बाद फिर आगे ये ग्रेफाइट का टारगेट रख दिया गया, उसके ऊपर इसको इंसिडेंट किया, यहाँ से तमाम डायरेक्शन के अंदर, इधर 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 तमाम डायरेक्शन के अंदर एक्सरेज जो है वो ऐसे स्कैटर होके गई। अब कॉम्पटन ने ये ऑब्जर्व किया, नंबर 1, कि यहाँ पर जो एक्सरेज आ रही है ना, उनकी जो स्कैटर होने के बाद उनकी वेवलेंथ इसके मुकाबले में बढ़ी हुई है। एक चीज़ और भी ऑब्जर्व की, वो क्या था कि जब उसने मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर आके इस डिटेक्टर को रखा और अलग अलग एंगल्स के ऊपर, यानी अलग अलग स्कैटरिंग एंगल, ये एंगल थीटा हमारा स्कैटरिंग एंगल है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मुख्तलिफ डायरेक्शन में जो जा रही है ना, यहाँ से भी चेक किया, फिर यहाँ से चेक किया, यहाँ पे चेक किया, इधर 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 चारों तरफ में चेक किया, तो उसने ये चीज़ नोटिस में लाई कि यहाँ पर जो एक्सरेज आ रही हैं उनकी वेवलेंथ में एक तो चेंज है, तो हर एक की वेवलेंथ अलग अलग है। अलग अलग एंगल के ऊपर जो आपको रेडिएशन मिल रही है एक्सरेज, उनकी वेवलेंथ अलग अलग है, ठीक है। वेवलेंथ में कितना चेंज आ रहा है वो इस एंगल पर डिपेंड कर रहा था। जैसे जैसे आप ये एंगल चेंज करते जा रहे हो, अलग एंगल पे जाते जा रहे हो, बड़े एंगल पे जाते जा रहे हो, वैसे वैसे जो वेवलेंथ में चेंज था वो भी ज़्यादा आता जा रहा था, ठीक है। ये चीज़ भी उसने ऑब्जर्व की, ठीक है। अब इसको पॉइंट्स की सूरत में आप लिखेंगे, मैंने बिल्कुल चार्ट से पॉइंट लिखे हैं। अ बीम ऑफ एक्स रेज हैविंग द वेवलेंथ लैम्डा, एक बीम थी जिसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, इज डायरेक्टेड टुवर्ड द टारगेट ऑफ ग्रेफाइट, उसको ग्रेफाइट के टारगेट के ऊपर हमने डायरेक्ट कर दिया, उसको उसके ऊपर थ्रो कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ उसमें से? इसके आपको मैंने बताया कि रेडिएशन जो है वो तमाम डायरेक्शन के अंदर स्कैटर हुई। द स्कैटर्ड बीम हैव द वेवलेंथ लैम्डा डैश। अब जो स्कैटर्ड बीम है ना, उसकी वेवलेंथ बढ़ गई, लैम्डा डैश, ठीक है। लैम्डा डैश स्लाइटली लॉन्गर देन द इंसिडेंट बीम। ऑब्जर्व किया गया कि जो स्कैटर्ड वेव यहाँ से मिली है उसकी वेवलेंथ पहले के मुकाबले में बढ़ चुकी है, ठीक है। द चेंज इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा बिटवीन द इंसिडेंट एंड द स्कैटर्ड बीम इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। अब ये आपसे ऑब्जेक्टिव में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, अभी कॉम्पटन शिफ्ट क्या है? देखो सिंपल सी बात है, ये स्कैटर्ड रे है, ये इंसिडेंट रे है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, इसकी वेवलेंथ लैम्डा डैश क्योंकि चेंज होगी। अब जितना इसकी वेवलेंथ में चेंज आया है, ठीक है, डेल्टा लैम्डा, उसको आप कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। वही मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया वो कॉम्पटन शिफ्ट, ताकि आपसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा रहे तो आप इसको बता सकें, ठीक है। द चेंज इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा, यानी वेवलेंथ में कितना चेंज आया। जो इंसिडेंट थी ना, ठीक है, लेट्स सपोज ये इसकी जो वेवलेंथ थी वो हमारे पास थी 70 आई थिंक 71 पॉइंट समथिंग पिकोमीटर में थी, ठीक है। अब ये बढ़ के 72 हो गई, लेट्स सपोज, ठीक है, ये 73 होगी, तो कितना चेंज आया? 71 से 72 पे चलेगी तो 1 पिकोमीटर का चेंज आया, तो वो हमारे पास क्या होता है? कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, अब जो बात मैंने आपको बताई वो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है ना, यानी चेंज इन वेवलेंथ, कि वेवलेंथ में कितना चेंज आ रहा है, ये डिपेंड कर रहा था स्कैटरिंग एंगल के ऊपर। जो एक्सरेज यहाँ से इधर स्कैटर होकर गई ना,
उनके अंदर कम चेंज आया था वेवलेंथ के अंदर। तो यहाँ से यूं गई, उनके अंदर और ज़्यादा चेंज आया। तो यहाँ से यूं गई, यहाँ पर और ज़्यादा चेंज। तो यहाँ से इस तरफ गई, और ज़्यादा चेंज। जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो यहाँ पर चेंज इन वेवलेंथ है वो उसमें भी इंक्रीज आता जा रहा था। तो वो पॉइंट लिखेंगे, कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा वेरीज विद द एंगल एट विच द एक्स रे स्कैटर्ड। ठीक है, अब डेल्टा लैम्डा चेंज होता रहा, जैसे जैसे आप इसको चेंज करते जा रहे हो, स्कैटरिंग एंगल को, थीटा को चेंज करते जा रहे हो, वैसे वैसे जो कॉम्पटन शिफ्ट यानी डेल्टा लैम्डा है उसके अंदर भी चेंज आता जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब बड़े अहम बात आने वाली है बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना। अब जो यहाँ पर जो ये डिटेक्टर लगा है ना, इसका काम यह है कि जो रेडिएशन इसमें आएंगी, ठीक है, ये उनकी वेवलेंथ को भी डिटेक्ट करके आपको बता देता है। ठीक है, अब जो रिजल्ट्स आए ना, उस रिजल्ट को ग्राफ की सूरत में शो किया गया। तो कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से ग्राफ आए, मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर ना ये ग्राफ लिए गए। 0 डिग्री पर भी लिया गया, ठीक है, उसके बाद फिर 45 डिग्री पर लिया गया, फिर 90 डिग्री के ऊपर लिया गया, 90 के बाद फिर 135 डिग्री के ऊपर भी जाके इस डिटेक्टर को रखने के बाद फिर उसमें से रिजल्ट्स लिए गए। ठीक है, तो ये चीज़ ऑब्जर्व की गई कि यहाँ पर एक की बजाय 2 वेवलेंथ के जो पीक थे वो नजर आए। यहाँ आप देख सकते हैं, ये इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरम्यान में एक ग्राफ बनाया जो कि यहाँ से रिजल्ट्स मिले थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी बुक केपीके की बुक के अंदर भी ये डायग्राम सारी दी हुई है। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। अच्छा, अब एक इंटेंसिटी के पीक जो है वो यहाँ पर मिल रहा है, एक इंटेंसिटी पीक यहाँ पर मिल रहा है, 2 पीक मिल रहे हैं यहाँ पर, वैसे 2 पीक मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये सारे रिजल्ट्स आए, इन रिजल्ट्स को यहाँ पे शो किया गया। तो मैंने वो पॉइंट यहाँ पर लिखा है, स्कैटर्ड बीम हैव द इंटेंसिटी पीक एट द 2 वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा डैश। अब जो बीम यहाँ से स्कैटर्ड हुई ना, उसके 2 पीक्स मिल रहे हैं, एक लैम्डा पे मिल रहा है, उसको मैं यहाँ पे ये शो करता हूँ, ये लैम्डा वाला है और ये लैम्डा डैश वाला है, ये लैम्डा लैम्डा डैश, लैम्डा लैम्डा डैश, अलग अलग एंगल्स के ऊपर ये चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व की गई। ठीक है, अच्छा अब कुछ चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे आपको मैं डिटेल से समझानी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपसे बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये ग्राफ मिले थे ना, इस डिटेक्टर से जो हमें रिजल्ट्स मिले उसको ग्राफिकली शो किया गया। इन ग्राफ को जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है ना बच्चों, वो इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और यही आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हो सकता है कि किस तरह से ये जो कॉम्पटन इफेक्ट था वो एक क्लासिकल थ्योरी का एक फेलियर था, क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स का वो किस तरह से एक फेलियर था। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक होना ये चाहिए था कि ये जो एक्स रेज है ना वो असल में क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जब इसको एटम पे हमने ऐसे स्ट्राइक किया तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो उस फील्ड के अंदर ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। ऑसिलेट करने के बाद वो भी उसमें से जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेंगे, और उसमें से निकल के आने वाली, ये स्कैटर होकर आने वाली जो रेडिएशन है उनकी फ्रीक्वेंसी और जो इंसिडेंट उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। इंसिडेंट की वेवलेंथ और उसमें से जो निकल के आ रही है रेडिएशन उसकी वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए थी। ये क्लासिकल थ्योरी कह रही है, ये बात याद रखना। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जो एक्स रेज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आप एटम पे ऐसे थ्रो करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेंगे, ऑसिलेट करने से वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेंगे और वो बाहर को आएंगी, और उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी जितनी इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी थी, उनकी वेवलेंथ भी उतनी ही होगी जितनी की इंसिडेंट वेव की थी। लेकिन यहां पर ऑब्जर्व किया गया कि जो अलग अलग एंगल्स के ऊपर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो वहां पर आपको अलग अलग वेवलेंथ के पीक मिल रहे हैं। ये देखिए यहां पर, ये इस पॉइंट पे देखिए 45 डिग्री के ऊपर आपको बड़ी हुई इंक्रीज, ये लैम्डा है और ये लैम्डा डैश है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ आपको मिली, चेंज वेवलेंथ मिली। फिर हमने इसको 90 डिग्री के ऊपर ला के फिर ऑब्जर्व किया, यानी इस डिटेक्टर को यहां से लाके ना ऐसे रखा इधर, और फिर ऑब्जर्व किया। यहां पे आप देख सकते हैं 90 डिग्री पे लैम्डा डैश यानी जो बड़ी हुई इंक्रीज वेवलेंथ है उसमें बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी मिली उसकी। ठीक है, अब ये इंटेंसिटी जो है वो यहाँ पे मिल रही है लैम्डा डैश के ऊपर, वो क्यों मिल रही है, क्यों वेवलेंथ चेंज होकर मिली, इस चीज़ को क्लासिकल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उसके पास कोई आंसर नहीं था, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, फिर जो आपको मैंने स्टार्टिंग में शुरू में एक कॉन्सेप्ट बताया था ना कि जो हमारे पास ये क्वांटम थ्योरी थी उसके मुताबिक जो है वो एनर्जी कंटिन्यूसली इमीडिएट एब्जॉर्ब नहीं होती, छोटे छोटे पैकेट्स में एब्जॉर्ब होती है। एक पैकेट जो है वो क्वांटा होता है, क्वांटा को फिर आइंस्टाइन ने नाम दिया फोटॉन का, फिर फोटॉन जो है वो उसने कहा कि आइंस्टाइन ने कि ये पार्टिकल नेचर रखता है। उस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, फोटॉन की पार्टिकल नेचर को इस्तेमाल करते हुए फिर इसको एक्सप्लेन किया था आर्थर होली कॉम्पटन ने। ठीक है, और कॉम्पटन ने क्या कहा, उसने कहा कि भाई आप फोटॉन को ना
एक पार्टिकल कंसीडर कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है और ये जो एक फोटॉन है, इनको दोनों को पार्टिकल का पार्टिकल से इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। इनका पार्टिकल का पार्टिकल से कोलिजन होता है और ये कोलिजन बिल्कुल इसी तरह से होता है जैसे बिलियर्ड बाल आपस में टकराती है। स्नूकर में आप खेलते हैं ना, अक्सर देखा होगा आपने कि एक बाल पड़ी हुई है, दूसरी बाल जाके उसको हिट करती है, वो बाल इधर चली जाती है और दूसरी बाल इस तरफ को चली जाती है, देखा होगा ना ऐसा। कहते हैं बिल्कुल इसी तरह का इंट्रैक्शन यहाँ पर भी होता है, ठीक है। फोटॉन को पार्टिकल माना, वो पार्टिकल आता है इधर से और इधर से वो जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं, टकराने के बाद वो एक इधर चला जाता है, दूसरा इधर चला जाता है। इसी तरह का जो है वो यहाँ पर भी इंट्रैक्शन होता है। तो ये मैंने पॉइंट्स की सूरत में यहाँ पर लिखा भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन दीज रिजल्ट्स। ये जो रिजल्ट्स आए हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के मुताबिक जो रेडिएशन यहाँ से स्कैटर होकर आई हैं उनकी वेवलेंथ वही होनी चाहिए थी जितनी कि इंसिडेंट बीम की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, तो फिर उसको एक्सप्लेन किया था किसने? उसको एक्सप्लेन किया था आर्थर होली कॉम्पटन ने। और उसने कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल किया? आइंस्टाइन का जो पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन है उसका कंसेप्ट इस्तेमाल किया था, ठीक है। और उसी बेस पे उसने कहा बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस करते हुए Compton assumed that X-rays consist of a photon and photon behave like a particle. फोटॉन एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है which collides with the electron, जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ जाके कोलाइड करता है like बिलियर्ड बाल या स्नूकर बाल जैसे एक बाल दूसरी बाल से टकराती है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको मजीद बता देता हूँ। देखो फर्ज कर लो भाई, ये हमारे पास ये एक बॉल है, ठीक है, ये स्नूकर की ये एक बॉल है, दूसरी बॉल यहाँ से इसे इधर पड़ी हुई है और ये आके इसको टकराएगी ऐसे, ठीक है। अब अगर ये इसको आके टकराती है, बिल्कुल इसके इस एज पे लग के जाती है यहाँ से बिल्कुल हल्का सा ऐसे, तो थोड़ा सा ये स्कैटर होकर इधर चली जाएगी और इसकी जो एनर्जी है ना उसके अंदर कोई ज़्यादा चेंज नहीं आ पाएगा, ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं आ पाएगा। ऐसे बॉल आई, हल्का सा इसको एज किया, इसने इधर चले जाना और ये इधर चलेगी। अब क्योंकि थोड़ा सा इसके साथ इसका टकराव हुआ, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका कोलिजन नहीं हो सका, तो इसकी एनर्जी में कम चेंज आया। इस तरह से इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके इसने कॉम्पटन ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। यहां पर आया, इसको टकराया, बिल्कुल इस एज पे लगा तो थोड़ा सा बेंड होकर यूं चले जाएगा। जैसे क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में ऐसा होता है ना, बॉल बड़ी स्पीड से आ रही है, बैट्समैन हल्का सा उसको ऐसे एज दे देता है, ठीक है। अब वो हल्का सा थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर लेती है और पिच स्पीड से जाती है और अगर छूट जाए तो सीधा चौका, ऐसा होता है ना। अच्छा, तो यहां पर भी ऐसा ही है कि यहाँ जो स्मॉलर एंगल था ना, स्मॉलर एंगल के ऊपर जो वेवलेंथ है उसमें ज़्यादा इंक्रीज नहीं आया। और याद रखना, वेवलेंथ में इंक्रीज क्यों आता है? जब फोटॉन की एनर्जी टकराने के बाद कम हो जाती है ना, तो एनर्जी कम होने से फ्रीक्वेंसी कम होती है और फ्रीक्वेंसी कम होने से वेवलेंथ बढ़ जाती है। V=f लैम्डा का फार्मूला आपको आता है अगर, तो उसको इस्तेमाल करके आप ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं। फिर सुनो, आता है एक फोटॉन, इलेक्ट्रॉन से टकराता है, कुछ हिस्सा एनर्जी का उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है जिससे इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करना शुरू कर देता है। अब फोटॉन की एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को मिल गया, फोटॉन की एनर्जी होगी कम। अब कम एनर्जी वाला जो फोटॉन जब आगे जाएगा, ठीक है, तो एनर्जी कम का मतलब समझ लीजिए फ्रीक्वेंसी कम, और फ्रीक्वेंसी कम का मतलब उसकी वेवलेंथ का बढ़ जाना, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इतनी बात समझ में रखिए, अगर उसकी एनर्जी कम होगी तो एनर्जी कम होने का मतलब डायरेक्टली यही है कि उसकी वेवलेंथ में इजाफा हो गया। एनर्जी कम होने का मतलब उसकी वेवलेंथ में इजाफा होगा, बस आप ये बात याद रख लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर वो बिल्कुल थोड़ा सा एज लगेगा इसको और यहां से यूं जाएगा तो वो स्पीड से जा पाएगा, उसकी एनर्जी में ज्यादा चेंज नहीं आ पाता, इसलिए उसकी वेवलेंथ में भी ज्यादा इंक्रीज नहीं आएगा। इसलिए जो स्मॉलर एंगल है ये थीटा, ठीक है, इसके ऊपर जो आके ऐसे डिटेक्ट किया गया जो रेडिएशन आई, उनकी वेवलेंथ में ज्यादा इंक्रीज नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे ना तो वेवलेंथ में इंक्रीज आता है। क्यों? उसकी वजह क्या है कि अगर आपने बाल को यहाँ के बजाय उस तरफ को भेजना है तो आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोलिजन करना पड़ेगा। जैसे बैट के साथ अगर आपने बाल को बिल्कुल उस तरफ को भेजना है, सामने को, ऐसे बॉल इधर से आ रही है और आप इधर भेजना चाहते हैं, फिर आप उसको एज नहीं देंगे, आप उसको थोड़ा और ज्यादा उसको टच करेंगे ताकि बॉल इधर आके यहाँ से यूं चली जाए। लेकिन याद रखना, जो बॉल बैट को हल्का सा एज होने के बाद इधर गई है उसकी एनर्जी में बहुत कम चेंज आया, लेकिन जो आपने ऐसे बैट रख के इसको एंगल से दिया उसकी एनर्जी में ज्यादा चेंज आया।
ठीक है, उसकी एनर्जी में ज़्यादा चेंज आया, एनर्जी ज़्यादा कम हो जाएगी उसकी, नहीं एनर्जी ज़्यादा लो हो जाएगी उसकी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी वेवलेंथ मज़ीद बढ़ जाएगी। तो यही असल में था सारे का सारा कंसेप्ट कि जैसे जैसे आप ये एंगल बढ़ाते जाते हैं ना ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इस फोटॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन उतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है, उतना ही उसकी एनर्जी लो होती जाती है और उतना ही उसकी वेवलेंथ में इजाफा आता जाता है। ये सारा कंसेप्ट था जो कि उसने एक्सप्लेन किया। तो बस अब आप इतना याद रख लीजिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है और जो फोटॉन है दोनों एज अ पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनका जो कोलिजन होता है उस कोलिजन के बदले में फोटॉन की कुछ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाती है। अब फोटॉन की एनर्जी में क्योंकि कमी आ गई तो वो जो उसकी एनर्जी में कमी आई है वो उसकी वजह से उसकी वेवलेंथ में इजाफा हो जाता है, ठीक है। और अलग अलग एंगल के ऊपर जो अलग अलग आपको वेवलेंथ मिल रही है, वेवलेंथ में चेंज मिल रहा है, उसकी वजह भी यह है कि इस फोटॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ इंट्रैक्शन किस तरह से होता है, थोड़ा सा एज करके जाता है, उसको ज़्यादा टच करके जाता है, ये मैक्सिमम उसको टच करता हुआ जाता है। ऐसा भी होगा जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जाकर सीधा इसमें लगेगा और वापस कम बैक करेगा। अब जिस तरह बॉल स्टॉप करते हैं, बॉल स्पीड से आ रही होती है, बैट्समैन आगे ऐसे बैट रखते हैं तो बॉल बिल्कुल धीरे से उसकी तरफ चली जाती है। क्यों? उसकी एनर्जी वापस जब बिल्कुल सीधा वापस जाता है तो उसकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। इसी वजह से यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारे पास फोटॉन है 180 डिग्री पे वापस जाएगा, यानी यूं गया और सीधा वापस आया, उसकी एनर्जी में सबसे, उसकी वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा चेंज आता है और सबसे ज़्यादा उसकी एनर्जी भी लॉस होगी, ठीक है। ओके, उम्मीद है अब आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है आप एग्जांपल लेंगे स्नोकर बॉल की, एक बॉल दूसरी बॉल से हिट करती है, ठीक है, उसी की आप एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, ठीक है। सो एक्स रेज फोटॉन हैज़ एनर्जी एच एफ बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि फोटॉन है, फोटॉन की एनर्जी एच एफ होती है, उसका मोमेंटम क्या होगा एच एफ डिवाइडेड बाई सी, और उसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट यानी सी के इक्वल होती है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल का आपस में इंट्रैक्शन है तो यहाँ पे एनर्जी भी कंजर्व होनी चाहिए फिर, और मोमेंटम भी कंजर्व होना चाहिए। तो एनर्जी और मोमेंटम के कंजर्वेशन से ही अब हमने इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन बनानी है, ठीक है बच्चों। चलिए जी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं, और याद रहे कि इसकी जो डेरिवेशन है ना ये असल में बीएससी का टॉपिक है और काफ़ी लंबी चौड़ी डेरिवेशन है इसकी, जो कि हमने इस लेवल पर नहीं करनी। हमने सिर्फ इसकी इक्वेशंस बनानी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करते हुए, जो कि क्लास 9th में आप सीख के आए। मेरा नहीं ख्याल कि किसी बच्चे को ये ना आता हो, ठीक है। उसको इस्तेमाल करते हैं आपने जस्ट इक्वेशन बनानी है और फाइनल रिजल्ट लिख देने के भाई इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिलता है। अगर आप पंजाब बोर्ड की बुक में देखें तो उन्होंने सिर्फ एक फार्मूला दिया हुआ फाइनल, सिर्फ ये वाला फार्मूला, उसमें डेरिवेशन है ही नहीं। लेकिन केपीके बोर्ड और बलूचिस्तान बोर्ड की जो बुक्स हैं वहाँ पर इसकी जो इक्वेशंस हैं सिर्फ स्टार्टिंग वाली इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस करती है, वो इक्वेशन बना के रखी गई हैं और उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट लिख दिया गया कि इनको सॉल्व करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो हम भी ऐसा ही करेंगे, राइट। चलिए जी, तो आपने देखा भाई यहाँ पर जो है वो पार्टिकल का इंटरेक्शन होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए जी डेरिवेशन के ऊपर। सो अ फोटॉन मस्ट कंजर्व एनर्जी एंड मोमेंटम, पार्टिकल है ना, पार्टिकल का इंटरेक्शन हुआ ना, तो यहाँ पे इसकी जो एनर्जी और मोमेंटम की कंजर्वेशन होनी चाहिए। तो डेरिवेशन लेते हैं जी, और एक छोटी सी डायग्राम आपको पहले वो बता देता हूँ, उसकी बेस के ऊपर फिर हम डेरिवेशन की तरफ चलेंगे। भाई ये आ गया हमारा वो इलेक्ट्रॉन जो कि टारगेट ग्रेफाइट के अंदर कोई एक लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से ये आ रहा जी हमारा फोटॉन जो आके इसे हिट करेगा। एक चीज़ बच्चों आपको मैं बताना भूल गया, वो चीज़ आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको दो इंटेंसिटी के पीक मिल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग इसके ऊपर स्कैटरिंग एंगल के ऊपर। यहाँ पे आप देखिए जब तक आप 0 डिग्री के ऊपर हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो 0 डिग्री के ऊपर आके कोई भी आपको जो है वो बड़ी हुई वेवलेंथ नहीं मिलती, बल्कि जो इंसिडेंट वेवलेंथ थी उसी वेवलेंथ के आपको रेडिएशन इस पॉइंट के ऊपर मिल रही है 0 डिग्री के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब आप एंगल को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे एंगल को चेंज कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं, तो एंगल के बढ़ने के साथ साथ फिर जो रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ चेंज हुई ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, ठीक है, और वेवलेंथ के अंदर भी ज़्यादा इंक्रीज आता रहता है। ये आप देख सकते हैं, एक आपको इंटेंसिटी का पीक यहाँ पर मिल रहा है और एक इंटेंसिटी का पीक यहाँ पर मिल रहा है। ये दो पीक क्यों मिल रहे हैं, वजह क्या है, दो पीक मिलने की क्या वजह है? यहाँ पर भी देखिए 2 पीक मिल रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए 2 पीक मिल रहे हैं। तो बच्चों एक जो ये वाला पीक है ना मिल रहा है इंटेंसिटी का, ये वाला जो बड़ी हुई वेवलेंथ है, इस तरफ को जो जा रही है वो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। ये तो सीधी सी बात है कि एक जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन था उसके साथ आके फोटॉन टकराता है, उस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है, ठीक है, और खुद इस तरफ को चला जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से फोटॉन की एनर्जी में चेंज आता है, तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, वही है। लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा फोटॉन भी आपको मिल रहा है, एक्स रेज भी आपको मिल रही है जिनकी इंटेंसिटी उतनी ही है, अप्रोक्सीमेटली उतनी है जितनी कि हमारे पास इंसिडेंट की थी। ये कौन से हमारे पास जो है वो
इंटेंसिटी पीक मिल रहा है। ये कहाँ से आया? तो बच्चों कुछ इलेक्ट्रॉन हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं ग्रेफाइट टारगेट के अंदर, कुछ हैं वो स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन। अब जो फोटॉन जाके लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ठीक है, और उसको नॉकआउट कर देगा, अपनी एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा उसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर मूव करना शुरू कर दिया और उसकी एनर्जी में जो चेंज आएगा, फोटॉन की एनर्जी में डिक्रीज हो जाएगी, वो एनर्जी जो है वो हमारे पास जो है वो कम होने की वजह से उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, तो आपको इस पॉइंट पे पीक मिलता है। ये वाला है, ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो कि एटम के साथ जुड़ा हुआ मजबूती से जो निकल नहीं सकता, उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन के साथ फोटॉन का कोलिजन होता है, उससे जो एनर्जी की रेडिएशन जो एक्स रेज उससे स्कैटर्ड होती है ना, उनकी वेवलेंथ वही होती है अप्रोक्सीमेटली जितनी के हमारे पास इंसिडेंट बीम की है। ठीक है, तो ये वाली जो है वो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अटैच्ड है एटम के साथ, उसके साथ जब फोटॉन का कोलिजन होता है उस वक्त जो एक्स रेज निकलती हैं वो ये वाली हैं, उनकी वेवलेंथ उतनी ही होती है अप्रोक्सीमेटली जितनी कि इंसिडेंट की थी। और ये आपको वो पीक मिल रहा होता है जब आपके पास एक्स रेज जो उस इलेक्ट्रॉन को लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के बाद आ रही होती हैं स्कैटर होकर। ठीक है, तो इसलिए आपको दो पीक मिलते हैं। तो ये पॉइंट था, मैंने आपको क्लियर कर दिया। शायद आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सके कि दो आपको पीक क्यों मिलते हैं, तो आप ये बता सकते हैं, ये लूजली बाउंडेड से और ये स्ट्रांगली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से। ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है, वेवलेंथ में डिक्रीज आ जाता है, एनर्जी में डिक्रीज आता है, जिसकी वजह से वेवलेंथ बढ़ जाती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट नहीं हो सका। ठीक है, तो एनर्जी में यहाँ पे भी चेंज आता है, लेकिन बहुत ही माइनर सा चेंज आता है जिसको इग्नोर करते हैं, और उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट की वेवलेंथ के बराबर ही रहती है। ठीक है बच्चों, ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ। अब डेरिवेशन में ये आ गया जी हमारा वो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, और ये आ गया हमारा फोटॉन। फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो HF होती है इनिशियली। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है जिसका जो रेस्ट मैस है उसको मैं m0 से डिनोट करूँगा। इसका मैस होता है जी रेस्ट मैस m0। ठीक है, अच्छा, और ये बिल्कुल रेस्ट पे पड़ा हुआ है इनिशियली। तो होता क्या जी, ये आके फोटॉन इसको ऐसे टकराता है, टकराने के बाद क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ को चला जाएगा विद सम वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को मैंने v कहा, तो अब इसका जो मैस है उसको रिलेटिविस्टिक मैस कहते हैं, m से डिनोट करूँगा। ठीक है, m, और इसका मैस आ गया और v इसकी वेलोसिटी mv आ गया, इसका मोमेंटम। ठीक है, और जो फोटॉन आ रहा था उसका मोमेंटम मैं पहले भी बता चुका हूँ, फोटॉन का मोमेंटम hf डिवाइडेड बाय c। ठीक है, ये होता है हमारे पास। ओके, अब जो यहाँ से फोटॉन से टकराने के बाद इधर गया तो अब इसका मोमेंटम में चेंज आ गया। ठीक है, तो अब जो इसका नया मोमेंटम है फोटॉन का वो hf डैश डिवाइडेड बाय c। इसकी पहले एनर्जी थी hf, टकराने के बाद एनर्जी कम होगी, इसको बोला hf डैश। इसी तरह इसका पहले मोमेंटम था hf बाय c, तो टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा वो hf डैश बाय c होगा। ठीक है बच्चों, ओके राइट। अब क्या करना है जी, हमने इसको और इसको ना कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेना है। आपको याद होगा कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक करते हैं भाई। ये आ गया हमारे पास, ये एक वेक्टर आ गया। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स, एक इसका ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट होता है और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये वाला। अगर ये एंगल थीटा है तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है जिसमें साइन आता है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसमें कॉज आता है। तो इसमें जो ये स्कैटरिंग एंगल, इसको हमने थीटा कहा, जिसके ऊपर फोटॉन ऐसे स्कैटर होकर जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, थीटा के अपोजिट होता है हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, अब इसका नाम था HF डैश बाय c, तो उसी रिस्पेक्ट से ये क्या होगा, HF डैश बाय c साइन थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, HF डैश बाय c कॉस थीटा। जैसे अगर ये f होता ना तो f साइन थीटा f कॉस थीटा, वैसे ये HF डैश बाय c है ना, तो HF डैश बाय c साइन थीटा, HF डैश बाय c कॉस थीटा, ये आ गया। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से इस तरफ को चला जाता है। ठीक है, इसका मोमेंटम mv है, इसके मोमेंटम को भी आप कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लीजिए। एक इसका ये कंपोनेंट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल, और एक इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस फाई के अपोजिट जो एंगल होता है वो हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है वो कंपोनेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा जी mv साइन फाई, और जो ये इसका हॉरिजॉन्टल है वो आ जाएगा mv कॉस फाई। ये mv मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट, मोमेंटम का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने दो लॉज अप्लाई करने हैं इसके ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उसी के बेस के ऊपर हमने तीन इक्वेशंस बना लेनी है, और इन तीन इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए फाइनल रिजल्ट्स निकालेंगे हम। ठीक है, चलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक क्या है कि टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब दो चीज़ें हैं, एक बच्चों आपके पास ये फोटॉन है उसकी एनर्जी है, और एक ये इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी है, दोनों की एनर्जी बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन इसकी एनर्जी जो है वो आप जानते हैं, पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे एनर्जी आई का मतलब है इनिशियल, ब्रैकेट में लिखा है फोटोन, इनिशियल एनर्जी ऑफ फोटोन, प्लस एनर्जी ई, और आई का मतलब इनिशियल, और साथ मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन, तो इनिशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। इनिशियल एनर्जी ऑफ फोटॉन प्लस इनिशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा मैंने ई एफ, एफ का मतलब है फाइनल एनर्जी ऑफ फोटॉन प्लस फाइनल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन और फोटॉन की इनिशियल एनर्जी का सम और ये फोटॉन और इलेक्ट्रॉन की फाइनल एनर्जी का सम। तो टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए इसकी जो फोटॉन की एनर्जी है उसको हम एच एफ से डिनोट करते हैं, एच इंटू एफ। ठीक है, एच एफ आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ये एच और ये आ गया जी हमारे पास एफ। ठीक है, हमें पता है इसका एनर्जी का कि फोटॉन की एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, ई इज प्रोपोर्शनल टू एफ। तो इसी रिस्पेक्ट से ई इज इक्वल टू एच एफ, जिसमें एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। सो इसकी एनर्जी आ गई एच इंटू एफ बिफोर कोलिजन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है क्योंकि वो रेस्ट पे है तो उसकी रेस्ट मैस एनर्जी लेंगे, वो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक आ जाता है हमारे पास एम नॉट सी का स्क्वायर। रेस्ट मैस क्या था इसका, एम नॉट। सो एम नॉट सी का स्क्वायर इसकी आ गई जी एनर्जी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर इक्वल फोटॉन की एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब देखो फोटॉन आया था, इलेक्ट्रॉन से टकराया था, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब फोटॉन की एनर्जी में तो कमी आ गई, इसी एनर्जी की कमी की वजह से तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ था, वेवलेंथ में इंक्रीज आया था। ठीक है, अच्छा, अब देखिए तो होगा क्या कि भाई जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन फोटॉन इससे टकरा के जाएगा, फोटॉन की एनर्जी में चेंज आ गया, फोटॉन की नई एनर्जी क्या होगी, एच एफ डैश। ठीक है, एच एफ डैश इसकी नई एनर्जी आ गई। और जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, अब उसकी जो है वो एनर्जी में भी चेंज आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करने शुरू कर दे रहा है। ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी होगी, अब उसका जो मैस है वो रिलेटिविस्टिक मैस होगा एम इंटू सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर। पहले रेस्ट मैस था ना एम नॉट सी स्क्वायर, अब होगा एम सी स्क्वायर। ठीक हो गया, ओके जी। तो ये आपने लिख दिया, ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई 1। सिर्फ आपने ये इक्वेशन बना के रखनी, इनको सॉल्व नहीं करना आपने। उसके बाद फिर हम आएंगे जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस भी लेंगे, मोमेंटम अलोंग द वाई एक्सिस भी लेंगे, दोनों एक्सिस के ऊपर हम लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस। अलोंग द एक्स एक्सिस में ज़रा देख लीजिए। अब अलोंग द एक्स एक्सिस देखिए, ये आ गया हमारा अलोंग द एक्स एक्सिस। इसमें हमारे पास जो टोटल मोमेंटम है बिफोर द कोलिजन। ठीक है, तो पी आई का मतलब है इनिशियल मोमेंटम, एक्स का मतलब है अलोंग द एक्स एक्सिस, और साथ में मैंने लिखा है फोटॉन। तो फोटॉन का इनिशियल मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस प्लस इलेक्ट्रॉन का इनिशियल मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस। पी आई एक्स का मतलब है इनिशियल मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस और साथ में इलेक्ट्रॉन लिखा है। तो इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का इनिशियल मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस, उसका प्लस उसका सम इज इक्वल टू है पी एफ का मतलब है फाइनल मोमेंटम और एक्स का मतलब है अलोंग द एक्स एक्सिस। फोटॉन साथ में लिखा मतलब फोटॉन का, पी एफ एक्स का मतलब है फाइनल मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का इनिशियल मोमेंटम एट द एक्स एक्सिस, ठीक है, टोटल मोमेंटम वो बराबर होता है फोटॉन और इलेक्ट्रॉन का फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा जी, तो इसमें अब हमने वैल्यूज पुट करनी है जी, इनिशियल मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस। अब देखिए फोटॉन का जो मोमेंटम है, ठीक है, उसको हम जानते हैं जी एच एफ डिवाइडेड बाय सी से हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी जी एच एफ डिवाइडेड बाय सी, ये इनिशियल मोमेंटम है उसका। ठीक है, अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट पर है, तो जो बॉडी रेस्ट पर होती है उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। अगर वेलोसिटी उसकी जीरो होगी, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उसका फिर कोई मोमेंटम नहीं होगा। तो अलोंग द एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन का इनिशियल कोई मोमेंटम नहीं है, उसको हम जीरो से डिनोट करेंगे। ये मैंने जीरो लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, फोटॉन ऐसे मूव करता हुआ इसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, ओके, उसके बाद फिर फाइनल मोमेंटम फोटॉन का प्लस इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो फोटॉन का जो फाइनल मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस वो क्या है, देखो फोटॉन का पहले मोमेंटम था एच एफ बाई सी, अब क्या है एच एफ डैश बाई सी, लेकिन वो इस डायरेक्शन में है, हम ले रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इसका एक कंपोनेंट जो अलोंग द एक्स एक्सिस है उसको आप ले लेंगे, वो क्या है एच एफ डैश बाई सी कॉस थीटा। तो यहाँ पर आ गई जी हमारे पास अलोंग द एक्स एक्सिस क्या है एच एफ डैश बाई सी। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम लेना है जी अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉन तो आफ्टर कोलिजन इधर जा रहा है, लेकिन हमने उसका एक्स कंपोनेंट लेना है। कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, ये वाला एक्स कंपोनेंट है एम वी कॉस फाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने एम वी कॉस फाई। फिर सुन लें इसको, ये बच्चों हमारे पास था इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटॉन। ठीक है, वो क्या है एच एफ बाई सी। ठीक है, हमने लिख दिया। फिर हमने इनिशियल मोमेंटम लेना है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो है तो मतलब यहाँ पे इसका कोई मोमेंटम नहीं होगा, यहाँ पर जीरो, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है मैस और वेलोसिटी की प्रोडक्ट होती है। तो वी जीरो, तो फिर इसका यहाँ पे मोमेंटम जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बिफोर कोलिजन था। अब कोलिजन के बाद क्या होगा, अब तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं है, अब तो इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करना शुरू कर दिया,
और फोटॉन इधर को मूव करने शुरू कर दिया। अब इसका भी मोमेंटम होगा, इसका भी मोमेंटम होगा, लेकिन हम ले रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इसका भी एक्स कंपोनेंट लेंगे, इसका भी एक्स कंपोनेंट लेंगे। इसका एक्स कंपोनेंट है एच एफ डैश बाय सी कॉस थीटा, लिख दिया। इसका एक्स कंपोनेंट है एम बी कॉस फाई, लिख दिया। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया हमारा सेकंड पॉइंट, सेकंड इक्वेशन बन गई। फिर हमने ले लेना जी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द वाई एक्सिस, तो लिख दिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द वाई एक्सिस। कितना आसान है, आपको वही कंसेप्ट इस्तेमाल करना है जो आपने क्लास 9th में सीखा हुआ है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, अब हम क्योंकि बात करें अलोंग द वाई एक्सिस, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटोन अलोंग द वाई एक्सिस। अब याद रखो, अगर एक बॉडी अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रही है तो अलोंग द वाई एक्सिस उसकी वेलोसिटी 0 होती है। वाई एक्सिस पे कोई वेलोसिटी नहीं है, अगर कोई वेलोसिटी नहीं है कोई मोमेंटम नहीं होगा, तो इसलिए अलोंग द वाई एक्सिस फोटोन का मोमेंटम 0 है। क्यों? वो मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में तो वो जा ही नहीं रहा इनिशियली। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग द वाई एक्सिस, इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट पे था इनिशियली ना, उसका एक्स कंपोनेंट है ना उसका वाई कंपोनेंट है, एक्स में वेलोसिटी भी 0 है, वाई में वेलोसिटी भी 0 है, इसलिए इसका मोमेंटम भी इलेक्ट्रॉन का 0 था इनिशियली। फिर जब आके ये इसको ऐसे टकराया तो ये इधर गया और ये इधर गया। ठीक है, तो अब इसका वाई कंपोनेंट भी आपको मिलेगा, अब इसका भी वाई कंपोनेंट आपको मिलेगा। तो टकराने के बाद अब इसका मोमेंटम क्या है, एच एफ डैश बाय सी, और उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, एच एफ डैश सी बाय साइन थीटा, एच एफ डैश सी साइन थीटा। प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन था, अब इसके पास मोमेंटम है, ये मूव कर रहा है इस तरफ को, अब इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, एम बी, उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, एम बी साइन ऑफ फाइव। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एम बी साइन ऑफ फाइव। ठीक है, तो ये आ गया एच एफ डैश बाय सी साइन थीटा और ये आ गया एम बी साइन थीटा। इसको हमने यहाँ पे सिंपल करके लिख दिया, एच एफ डैश बाय सी साइन थीटा प्लस एम बी साइन फाइव इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ये 3 इक्वेशंस आ गई हैं। इन तीनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये आप करेंगे बीएससी लेवल पे जाके। आपने डायरेक्ट रिजल्ट लिख देने कि सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट 1 बाय एफ डैश माइनस 1 ओवर एफ इज इक्वल टू एच बाय एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये हमारा एक रिलेशन आ गया जो कि हमने बिना सॉल्व किए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। इसके पीछे काफ़ी कैलकुलेशन है, 1 से 2 पेजेस आपके लग सकते हैं, लेकिन आपने इस लेवल पे उसको नहीं करना, आपने डायरेक्ट ये रिजल्ट जो है वो याद रखना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग आप लगाएंगे जी कॉम्पटन शिफ्ट इन द वेवलेंथ। जो फाइनल रिजल्ट है ना डेल्टा लैम्डा का, ये वाला आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आपको v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का फार्मूला आता है। v क्या होता है, स्पीड, तो c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो c भी स्पीड है, v भी स्पीड है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा की बजाय आप लिखेंगे c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले वो शो कर देता हूँ, कॉम्पटन शिफ्ट के लिए c इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। अब इसको जरा रीअरेंज करो, आपने क्या करना है, आपने ऐसा करना है कि इस f को इधर ले आना है, 1 बाय एफ बन जाएगा, c जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 1 बाय एफ इज इक्वल टू लैम्डा बाय c। ठीक है, तो इस 1 बाय एफ की ना, इस 1 बाय एफ की वैल्यू यहाँ पे बन सकती है। फिर आप इसकी वैल्यू बनाओगे 1 ओवर एफ डैश। ठीक है, तो अगर 1 ओवर एफ जो है वो लैम्डा बाय सी के इक्वल होता है, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी चेंज होने से वेवलेंथ में चेंज आता है, तो उसी रिस्पेक्ट से फिर क्या होगा, 1 बाय एफ डैश से क्या होगा, लैम्डा डैश बाय सी हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ एफ तो यहाँ लैम्डा, जब यहाँ एफ डैश तो यहाँ लैम्डा डैश। ठीक है, अच्छा तो ये हमारे पास ये रिलेशन आ गई, ये 1 ओवर एफ की वैल्यू, ये 1 ओवर एफ डैश की वैल्यू, दोनों वैल्यू उठा के ना इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हमने पुट कर देनी है। सिमिलरली हमने ये एफ डैश की वैल्यू भी निकाल ली, पुट इन इक्वेशन 4, तो एफ यहाँ पर किसकी वैल्यू थी, 1 बाय एफ डैश की वैल्यू पुट की गई, लैम्डा डैश बाय सी, माइनस 1 ओवर एफ की वैल्यू पुट की गई, लैम्डा बाय सी। ठीक है, और ये उसी तरह से 1 बाय एम नॉट सी स्केयर 1 माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों क्या होगा, देखो यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी, इधर सी का स्केयर, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से ना सी कॉमन लेके काट देंगे। बच्चों लाइट जा चुकी है, थोड़ा सा पार्ट है, इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास लैम्डा डैश, यहाँ रह जाएगा लैम्डा, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा यानी कि 2 वेवलेंथ का डिफरेंस, और 2 वेवलेंथ का डिफरेंस जो है वो हमारे पास उसको हम डेल्टा लैम्डा से यानी चेंज इन वेवलेंथ से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रह जाएगा h डिवाइडेड बाय एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, यही हमारा फाइनल रिलेशन है जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, अब 2 छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बता देता हूँ जो कि एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, कॉम्पटन वेवलेंथ क्या होती है। बच्चों जब आपके पास स्कैटरिंग एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, तो उस वक्त जो आपको डेल्टा लैम्डा की वैल्यू मिलती है ना, उसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं। उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपने थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है जी 90 डिग्री, जब यहाँ पे कॉस 90 होगा तो कॉस 90 पे 0 होता है,
तो 1 माइनस 0 क्या होगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ मिलेगी आपको। सो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम नॉट सी आ जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जी कॉम्पटन वेवलेंथ, राइट। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट आपको कब मिलता है। ठीक है, यानी डेल्टा जो लैम्डा है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगी, तो वो एंगल होता है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 पे जाके आपको ये मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो आपने क्या करना है, जब ये थीटा की वैल्यू इसी फार्मूले में यहाँ पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस 180। कॉस 180 पे क्या होता है -1, तो माइनस इंटू -1 बन जाएगा +1। सो एच बाई एम नॉट सी 1 + 1 क्या बन जाएगा 2। उस 2 को मैं यहाँ शुरू में लिख दूंगा h बाई एम नॉट सी। तो ये हमारे पास वो वैल्यू है जो कि मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट हमें मिल सकता है इससे। ठीक है, अच्छा उसके बाद लास्ट एक और ऑब्जेक्टिव में पॉइंट आ जाता है। ठीक है, कि कौन सी नेचर लाइट की कौन सी नेचर जो है वो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होती है या इसमें ऑब्जर्व की गई, तो वो है जी हमारे पास पार्टिकल नेचर। पहले भी आपको मैं डिटेल से ये चीज़ बता चुका हूँ। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की आप हेडिंग लगा देंगे, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वाज ऑब्जर्व्ड इन द कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।